हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस चौथे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में MAN को OZP तथा SAL को UZN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में WOR को क्या लिखेंगे। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। एग्जाम में आपको सबसे पहले यहां पर पता करना है कि यहां पर MAN से यहां पर OZP कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि SAL को यहां पर UZN कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि WOR को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि MAN इसको क्या लिखा गया है। तो MAN को लिखा गया है OZP। ठीक है, तो MAN से OZP कैसे लिखा गया है तो अल्फाबेट लेटर से अल्फाबेट लेटर को आपको पता करना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इनका आपको कर लेना है नंबरिंग। यदि आप नंबरिंग कर लोगे तो इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में आप फटाफट से सोल्व करोगे। कैसे तो वो देखिए, यहां पर देखिए M का नंबर होता है 13, A का नंबर होता है 1 और N का नंबर होता है 14। इसी प्रकार से यहां पर नंबरिंग करिए। यहां पर देखिए O का नंबर होता है 15, Z का नंबर होता है 26 और P का नंबर होता है 16। ठीक है, अब यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, आपको देखनी है संख्या। तो देखिए 13 से कितना हो रहा है 15, तो 13 से 15 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 13 और 2 हो जाएगा 15। फिर देखिए A से क्या हो रहा है Z, तो 1 से 26 हो रहा है, यानी कि A का विपरीत लिखा गया है Z। ठीक है, तो यहां पर A का विपरीत लिखा गया है Z। उसके बाद में देखिए N से लिखा गया है P, यानी कि 14 से लिखा गया है 16। तो 14 से 16 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 14 और 2 हो जाएगा 16, यानी कि M से O लिखा गया है +2 करके। फिर A से Z लिखा गया है A का विपरीत Z। उसके बाद में N से P लिखा गया है +2 करके। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि SAL से UZN इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए S है, उसके बाद में A है और फिर है L। इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है UZN। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए S का नंबर होता है 19, तो यहां पर हम लिख देंगे 19। फिर है A का नंबर होता है 1, फिर है L का नंबर होता है 12, यहाँ पर लिख देंगे 12। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है U का नंबर होता है 21। फिर है Z का नंबर होता है 26। उसके बाद में N का नंबर होता है 14। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 19 से कितना हो रहा है 21, तो 19 से 21 बनेगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 19 और 2 हो जाएगा 21। फिर इसी प्रकार से देखिए 1 से कितना हो रहा है 26, यानी कि A से हो रहा है Z, तो A का विपरीत होता है Z, तो यहाँ पर लिखा गया है विपरीत। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए L से लिखा गया है N, यानी कि 12 से 14, तो 12 से 14 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 12 और 2 हो
हो जाएगा 14, यानी कि एस से यू लिखा गया है +2 करके, ए से जेड लिखा गया है विपरीत, और एल से यानी कि एल से एन लिखा गया है +2 करके। तो अब आप आसानी से यहां पर बता सकते हैं कि WOR को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या मेरे भाई, एक बार हम यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है W, उसके बाद में क्या है O, फिर क्या है R। अब हमसे पूछा गया है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सभी के अंदर पहले लेटर के अंदर यहां पर भी +2 हुआ है और यहां पर भी +2 हुआ है। तो यहां पर हम सबसे पहले तो करते हैं इनका नंबरिंग। देखिए W का नंबर कितना होता है, W का नंबर होता है 23। ठीक है, O का नंबर आपको पता है कितना होता है, 15 होता है, और R का नंबर होता है 18। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लेटर के अंदर हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 23 के अंदर +2 करेंगे तो 23 और 2 कितना हो जाएगा, तो 23 और 2 हो जाएगा 25। अब 25 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 25 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है Y। तो यहां पर हम भर देंगे Y। उसके बाद में देखिए यहां पर A का विपरीत यहां पर Z लिखा गया है, और यहां पर भी A का विपरीत लिखा गया है Z। तो यहां पर हम क्या करेंगे, O का विपरीत ज्ञात करेंगे। अब O का विपरीत हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमेशा किसी भी लेटर का आपको विपरीत ज्ञात करना है तो आपको करना क्या है, जिस लेटर का विपरीत ज्ञात करना है वो लेटर कितने नंबर पर आता है उस नंबर को आपको घटा देना है 27 में से। ठीक है, तो यहां पर हमें O का विपरीत ज्ञात करना है, तो 27 में से हम क्या कर देंगे, 15 को घटा देंगे। तो 27 में से 15 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 12, यानी कि 15 का विपरीत होता है 12, यानी कि यहां पर 25 के बाद में भरा जाएगा 12। अब आपको पता करना है कि 12 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो याद रखना 12 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है L। ठीक है, उसके बाद में देखिए O का विपरीत हमने लिख दिया। अब फिर क्या है, देखिए R है। अब R से क्या आएगा, तो यहां पर देखिए यहां पर भी देखिए तीसरे लेटर में क्या किया गया है, +2 किया गया है, और यहां पर भी तीसरे लेटर के अंदर किया गया है +2। तो यहां पर हम R के अंदर भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो R आता है 18 नंबर पर, 18 में +2 कर देंगे तो 18 और 2 हो जाएगा 20, और 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है T, यानी कि WOR को लिखा जाएगा YLT। अब हमें देखना है कि YLT किसी ऑप्शन में है, तो हां सर YLT हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और देखिए इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब इस टाइप के प्रश्न को आप एक बार समझ जाओगे तो एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न को आप फटाफट से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है, और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही सोल्व करोगे। कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 70 के बाद में 68 के बाद में 72 के बाद में 66 और 66 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए इस सीरीज को यदि आपने ध्यान से देखा है तो इस सीरीज के अंदर जो संख्या दी गई है यह संख्या पहले बड़ी है, उसके बाद में छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है। तो मैंने आपको काफी बार बताया कि सीरीज में संख्या आपको पहले बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी इस टाइप से सीरीज दिया जाए तो उस सीरीज को आपको सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को। ठीक है, यदि आपको यह लॉजिक ना भी याद रहे तो आपको क्या करना है, जब भी आपको सीरीज के अंदर डबल प्रश्न चिन्ह दिए जाएं तो इस टाइप के सीरीज
को आपको हमेशा सोल्व करके देखना है, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को। तो यहां पर हमें डबल प्रश्न चिन्ह भी दिए गए हैं और संख्या सीरीज के अंदर पहले बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी इस क्रम में भी दी गई है। तो इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले 70 से चलेंगे एक संख्या छोड़कर आगे। तो 70 से कितना बन रहा है, 72 है। तो 70 से 72 कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए यदि हम 70 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 70 और 2 हो जाएगा 72। फिर देखिए 72 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए 70 से 72 हुआ है कैसे, +2 करने से। तो यहां पर भी हम आगे क्या कर देंगे, 72 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर भी हम कर देंगे +2। तो यहां पर देखिए यदि हम 72 के अंदर क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, तो 72 और 2 कितना हो जाएगा, तो 72 और 2 हो जाएगा 74। यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 74। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस अगले प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए जो सीरीज छूट गया उस सीरीज को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए पहले है 68 है, 68 से एक संख्या छोड़कर चलेंगे आगे। तो आगे क्या है, 66 है। तो 68 से 66 कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए यदि हम 68 में से क्या कर दें, -2 कर दें, तो 68 में से -2 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 66 है। फिर देखिए 66 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह है। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए 68 से 66 हुआ है कैसे, -2 करने से। तो यहां पर देखिए इस 66 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहां पर भी कर देंगे -2। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 66 में से यदि हम -2 कर देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 66 में से -2 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 64। यानी कि इस दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब हमें देखना है कि 74 और 64 किसी ऑप्शन में है। तो हां सर 74 और 64 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक ही पासे की 3 अवस्था दी है, संख्या 15 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है कि संख्या 15 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी या फिर विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो आपको करना क्या है, आपके सामने जितने भी डाइस दिए गए हैं उनमें से 2 ऐसे डाइस लेने हैं जिनके अंदर आपको कॉमन संख्या देखने को मिले। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए ये तो है पहला डाइस और ये है दूसरा डाइस। इसके अंदर देखिए कॉमन संख्या देखने को मिल रही है, यहां पर भी 3 है और इस दूसरे डाइस के अंदर यहां पर भी 3 है। यानी कि कॉमन संख्या क्या है, 3 है। और कॉमन संख्या मिलने के बाद में आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलना है एक एक डाइस के अंदर है। जैसे यहां पर देखिए सबसे पहले हम चलेंगे पहले डाइस के अंदर है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेरे भाई पहला डाइस, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें चलना क्या है, कॉमन संख्या क्या है, 3 है, तो यहां पर लिख देंगे 3। अब देखिए 3 के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद में क्या है, 8 है, तो यहां पर हम 3 के बाद में लिख देंगे 8 है। उसके बाद में देखिए 8 के बाद में कितना है, 12 है, तो यहां पर हम 8 के बाद में लिख देंगे 12। इसी प्रकार से देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे डाइस के अंदर क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहां पर देखिए यहां पर मैं पहले लिख देता हूं सेकंड, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर देखिए कॉमन संख्या क्या है, यहां पर भी 3 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 3। उसके बाद में देखिए 3 के बाद में कितना है, 20 है, तो यहां पर देखिए 3 के बाद में हम लिख देंगे 20। फिर देखिए 20 के बाद में कितना है, 15 है, तो यहां पर 20 के बाद में हम लिख देंगे 15। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है ये देखना है। देखिए प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि 15 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी।
तो देखिए मेरे भाई 15 के विपरीत सतह पर संख्या होगी 12, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो देखिए 15 के विपरीत होगा क्या, 12, और 12 के विपरीत क्या होगा, 15। हमसे पूछा गया है 15 के विपरीत, तो हमेशा याद रखना 15 के विपरीत क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि 12 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 12 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए इसी टाइप का प्रश्न एक और है, देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए, एक मिनट रुकिए, यहां पर मैं कलर बिल्कुल चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहां पर देखिए, यहां पर आपके सामने संख्या पूछी गई है 15 के विपरीत है। मान लीजिए 15 के विपरीत आपको दे देता कितना, 8 है, और इसी प्रकार से प्रश्न देता कि एक ही पासे की 3 अवस्था दी है, संख्या 8 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, कॉमन संख्या देखनी है और इस तरह से करना है। अब जब इस तरह से आप करोगे तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 8 के विपरीत क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, तो हमें याद रखना 8 के विपरीत संख्या होगी 20 और 20 के विपरीत संख्या होगी 8। अब आपसे क्या पूछा गया है, 8 के विपरीत है, तो 8 के विपरीत संख्या होगी 20। इस तरह से इस टाइप के प्रश्न को आपको सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम में डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग और इन सभी के अलावा बेसिक कंप्यूटर के साथ में लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं, और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है, और इन 21,000 क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है, और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ लेना है वो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है, और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, तो वो देखिए मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो याद रखना इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3 त्रिभुज कैसे होते हैं, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सिंगल फलक वाले त्रिभुज हो जाएंगे, एक ये और दूसरा ये, फिर देखिए तीसरा त्रिभुज हो जाएगा इन दोनों त्रिभुजों को मिलाकर 1 नंबर और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर तीसरा त्रिभुज हो जाएगा ये, यानी कि इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3। ठीक है, दूसरा लॉजिक मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो याद रखना इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है कितनी, 8। अब 8 त्रिभुज कैसे होते हैं, तो देखिए सबसे पहले सिंगल फलक वाले त्रिभुज हो जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से 4 त्रिभुज तो ये हो गए। अब इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई 4 त्रिभुज हो जाएंगे डबल फलक वाले, जैसे यहाँ पर देखिए 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक ये बन गया। इसी प्रकार से देखिए 2 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये बन गया 2। उसी प्रकार से देखिए 3 नंबर त्रिभुज और 4 नंबर त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को मिलाकर एक त्रिभुज ये बन गया, कितने हो गए 3। और इसी प्रकार से देखिए 1 नंबर त्रिभुज और 4 नंबर त्रिभुज, इन
दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये बन गया। 4 त्रिभुज ये हो गए, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, तो 4 और 4 हो जाएगा 8। यानी कि इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3 और इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। ये लॉजिक आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हमें देखना है कि इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में कितनी है। तो यहां पर देखिए, इस तरह की आकृति एक तो हमें ये वाली दिखाई दे रही है, बोलो दिखाई दे रही है, तो हाँ सर बिल्कुल दिख रही है। इसी प्रकार से देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई, एक आकृति यहां पर इसी प्रकार से यहां पर नीचे दिख रही है, ये वाली कितनी आकृति है, 2। तो मेरे भाई यहां पर 2 हो गई। एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है कितनी, 3। तो यहां पर देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। यानी कि 3 त्रिभुज तो हो गई है यहां पर और 3 त्रिभुज हो गई है यहां पर। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको देखना है कि इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में कितनी दिख रही है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, इस तरह की क्रॉस वाली आकृति एक तो हमें ये वाली दिखाई दे रही है, बोलो दिखाई दे रही है, तो हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, एक इसी प्रकार की आकृति यहां पर ये वाली बन रही है, बोलो बन रही है, तो हाँ सर बिल्कुल बन रही है। कितनी आकृति हो गई, 2 आकृति हो गई। एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, तो 2 में कितना हो जाएगा, 2 में हो जाएगा 16। यानी कि मेरे भाई यहां पर देखिए 8 त्रिभुज तो हो जाएंगे इसके अंदर है, इसी प्रकार से 8 त्रिभुज हो जाएंगे इसके अंदर। इतना यहां तक क्लियर है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, एक बार मैं इन सभी को यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर एक बार इन सभी को हटा देते हैं, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए, अभी मैंने बताया कि 3 त्रिभुज तो हैं इसके अंदर है, 3 त्रिभुज हैं इसके अंदर है, 8 त्रिभुज हैं इसके अंदर है और 8 त्रिभुज हैं इसके अंदर है। तो यहां पर देखिए 3 प्लस उसके बाद में है 8, उसके बाद में है 8, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्या इसके अंदर और त्रिभुज दिख रहे हैं, तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। यहां पर देखिए सबसे पहले तो यहां पर देखिए एक त्रिभुज तो ये वाला बन रहा है, बोलो बन रहा है। इसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, 2 त्रिभुज हो गए। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +2 और कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर नीचे यहां पर देखिए, इसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज तो ये वाला बन रहा है, इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। तो मेरे भाई 2 ये हो गए, तो यहां पर हम +2 और कर देंगे, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई अन्य त्रिभुज और बन रहा है, तो हाँ मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, इस आकृति के अंदर इन सभी के अलावा अन्य त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, एक त्रिभुज तो बन रहा है ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार से जस्ट इसके नीचे एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ये वाला। ध्यान से देखिए ये वाला त्रिभुज, 2 त्रिभुज ये हो गए, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +2 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 28। अब हमें देखना है कि 28 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 28 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये वाला लॉजिक आप हमेशा याद रखना, इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3 और इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। यदि ये ट्रिक आपको याद होगी तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में लगभग 2 से 3 सेकंड में फटाफट से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण करें। यानी कि यहां पर आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज के अंदर इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर भरे जाएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के सीरीज को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का सीरीज आपको एग्जाम में दिया जाए तो करना क्या है, सबसे पहले इस सीरीज के अंदर आपको बनाने हैं पेयर यानी कि जोड़े।
यानी कि कितने कितने लेटर के जोड़े बनाएंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इनको कर लेना है काउंट। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान सहित आपको काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल अल्फाबेट लेटर हैं 16। तो या तो हम 16 के अंदर पेयर बना सकते हैं, 2-2 लेटर के 8 पेयर बना सकते हैं, या फिर हम 4-4 लेटर के 4 पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो हम बनाएंगे 4-4 लेटर के 4 पेयर, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर समझिए, और इसी तरह से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 4-4 लेटर की क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 2 3 4, तो पहला पेयर बन जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, दूसरा पेयर ये बन जाएगा, यहाँ पर हम नंबर दे देते हैं 2। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर तीसरा पेयर बन जाएगा ये। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो चौथा पेयर बन जाएगा ये। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहले लेटर के अंदर हमें देखना है, यानी सॉरी पहले पेयर के अंदर हमें देखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पहले पेयर के अंदर हमें दिया गया है MN, उसके बाद में देखिए दूसरे पेयर के अंदर है, दूसरे पेयर के अंदर हमें अल्फाबेट लेटर दिया गया है MN। इसी प्रकार से तीसरे पेयर के अंदर देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर भी सबसे पहले दिया गया है MN। तो चौथे पेयर के अंदर भी सबसे पहले क्या भरा जाएगा, M और N। तो पहले भरेंगे M और उसके बाद में भरेंगे N, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए पहले पेयर के अंदर देखिए N के बाद में क्या है, O है। इसी प्रकार से चौथे पेयर के अंदर देखिए N के बाद में क्या है, O है। तो दूसरे पेयर के अंदर भी N के बाद में क्या होगा, O होगा, तो यहाँ पर हम भर देंगे O। इसी प्रकार से तीसरे पेयर के अंदर भी N के बाद में क्या होगा, O होगा, तो यहाँ पर हम भर देंगे O, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए तीसरे पेयर में देखिए O के जस्ट बाद में क्या है, P है। चौथे पेयर में भी देखिए O के जस्ट बाद में क्या है, P है। तो यहां पर देखिए पहले पेयर के अंदर भी O के जस्ट बाद में क्या होगा, P होगा, तो यहां पर हम भर देंगे P। इसी प्रकार से दूसरे पेयर के अंदर भी O के जस्ट बाद में क्या होगा, P होगा। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब क्या करेंगे, यहां पर हमने कौन कौन से अल्फाबेट लेटर भरे हैं उनको यहां पर हम लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए पहले हमने भरा P, उसके बाद में हमने भरा O, फिर यहां पर देखिए हमने भरा P, फिर हमने भरा O, उसके बाद में हमने भरा M, और उसके बाद में भरा हमने N। अब हमें देखना है कि POPOMN ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए POPOMN ये सभी के सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, ठीक है। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त RRB NTPC एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो के पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब इसके आगे आपके जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, बेसिक कंप्यूटर इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इस क्लास के एंड तक बने रहना है, और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चनों को भी हमें देख लेते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला वायुगतिकीय सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला वायुगतिकीय सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और देखिए आपको जिस भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देने की कोशिश जरूर करें, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो याद रखना जो राष्ट्रपति होता है ये अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, इसी प्रकार से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये भी आप याद रखना जो उपराष्ट्रपति होता है ये अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है कुमारी शैलजा, ऑप्शन सी है विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में सिरसा युद्ध हुआ था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के हरियाणा राज्य में सिरसा युद्ध हुआ था। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी वस्तु की गति की दर मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि किसी वस्तु की गति की दर मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि किसी वस्तु की गति की दर मापने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से कम होता है। यह कथन इन चारों में से सही है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई देखिए इन कथनों को भी देखिए, यहां पर देखिए ऑप्शन ए में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन
से अधिक होता है, तो ये कथन है बिल्कुल गलत। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से अधिक होता है, तो ये भी गलत है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, क्या इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में देखिए, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान समान होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो इन चारों में से जो सही है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से कम होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मिट्टी का पानी किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। या फिर देखिए, इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मिट्टी का पानी किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो यहां पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मिट्टी का पानी आसवन विधि या आसवन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न हम लगभग छठी क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं। पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गैस का प्रयोग स्वच्छ जल बनाने में किया जाता है। तो यहां पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि क्लोरीन गैस का प्रयोग स्वच्छ जल बनाने में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2023 में किस भारतीय राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए पहला मुआवजा फंड स्थापित किया था। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 2023 में भारतीय राज्य ओडिशा ने प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए पहला मुआवजा फंड स्थापित किया था। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में मुद्रास्फीति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो यहां पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में मुद्रास्फीति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है ब्याज दरों में वृद्धि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 356 है, इसमें राष्ट्रपति शासन के प्रावधान दिए गए हैं। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2023 में भारत ने न्यू इंडिया योजना के तहत किस नई परियोजना की शुरुआत
की थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 2023 में भारत ने न्यू इंडिया योजना के तहत किफायती आवास योजना की शुरुआत की थी। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर वायरस का कार्य क्या होता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर वायरस का कार्य होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता को नुकसान पहुंचाना। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है वर्ड, ऑप्शन बी है एक्सेल, ऑप्शन सी है पावर पॉइंट और ऑप्शन डी है एंटरप्राइज। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और देखिए मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, URL का पूरा नाम क्या है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि URL का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 23वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। और देखिए किसी भी प्रश्न में आपको यदि कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं और समाधान प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के साथ में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और यह पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रैम का कार्य क्या होता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ जाता है कि रैम मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रैम मेमोरी का मुख्य कार्य होता है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहण करके रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है और यहीं से पूछा जाता है
कि रोम मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखना, रोम मेमोरी का मुख्य कार्य होता है डेटा को स्थायी रूप से संग्रहण करके रखना। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप याद रखना, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।